कि भाई बिहार से बात शुरू करें। सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही है। वोटिंग परसेंटेज तो कह रही है कि शायद आज शाम का आंकड़ा पिछली बार के आंकड़े को तोड़ता हुआ दिखेगा। साथ में जो ये सवाल उठ रहा है कि ये हमला कहीं ऐसा तो नहीं बिहार के चुनाव को डिस्टर्ब कराने के लिए किया गया हो, कुछ बताने के लिए, कुछ छुपाने के लिए, क्योंकि अमित शाह साहब डेरा डाले हुए थे बिहार के अंदर। तो क्या कुछ चल रहा है, जरा वो भी हम आपसे सुन ले। एक चुनाव, दूसरा ये ब्लास्ट। सकीब भाई। देखिए राम प्रकाश भाई, आपने अपनी भूमिका में ही ये बात कह दी है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहला शक इस देश की आम जनता का देश के दो मुख्य लोगों के ऊपर जाता है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इन दोनों का राजनीतिक इतिहास ही ऐसा रहा है, और इसी बात के लिए ये लोग कुख्यात रहे हैं कि किस तरह लाश और खून से राजनीति की रोटी, राजनीति की फसल पकाई जाए, उगाई जाए। थ्रू आउट जब से सक्रिय राजनीति में ये दोनों आए हैं, इनका एक पूरा काला इतिहास है, हत्या का, इनकाउंटर का, दंगों का, बम धमाकों का, इन तमाम चीजों का। ये एक बड़ी बुनियादी वजह है। एजेंसियां एक अलग बात है कि देश की एजेंसियां साबित कभी नहीं कर पाई इन लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल इन लोगों को सिर्फ इसलिए बरी नहीं माना जाता, माना जा सकता है इन तमाम चीजों से कि इन्होंने जो है कोई काम या कोई कांड किसी को जो है इस तरह की वारदात को इन लोगों ने अंजाम नहीं दिया होगा, ये तय है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। अगर ये बिहार चुनाव के मद्देनजर, चूंकि पहले फेज का ट्रेंड दिख गया था, पहले फेज के ट्रेंड में ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि महागठबंधन को एज मिल रहा है। अगर एनडीए की तरफ से बात की जाए तो एनडीए में जदयू को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और लोजपा को सिरे से खारिज कर रहे हैं जनता, कर रही है जनता। तो इसकी आशंका तेज हो गई थी कि कुछ ना कुछ हो सकता है, और कल शाम को जिस तरह की खबर आई उसने उस आशंका को और पुख्ता कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी, सबसे सकारात्मक बात यह है कि बिहार में उसका कोई असर अभी तक की वोटिंग ट्रेंड पर नहीं दिखा है, कोई असर। और अभी तक नहीं दिखा है तो मतलब आगे शाम के 5 बजे तक भी नहीं दिखेगा। अगर कोई दिख रहा होता ट्रेंड तो सुबह 1 घंटे 2 घंटे की मतदान के बाद ये तमाम लोगों का विश्लेषण जो है आना शुरू हो जाता है कि पोलराइजेशन हो गया है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो अंतिम प्राप्त सूचना है मेरे पास हर जगह से, चाहे वो मगध शाहबाद का बेल्ट हो, चाहे वो पूर्वी चंपारण का बेल्ट हो, या सीमांचल के इलाके का हो, हर जगह से ये सूचना है कि चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव है। जैसे फर्स्ट फेज में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने हिस्सा लिया, युवाओं ने हिस्सा लिया, और अभी तो मैं अब ये मुझे लग रहा है कि तेजस्वी के लिए जो मई समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव कहा जाता है, तेजस्वी के लिए उस मई समीकरण की परिभाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। उस मई का मतलब अब महिला और युवा हो रहा है, और वो हर वर्ग, हर जाति, हर समूह का वो है मतदाता है, जो इवन सवर्ण वोट, सवर्णों के एक बड़े हिस्से का युवा जो है अभी महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहा है। तो इसलिए इनकी ये जो, अगर इनकी ये मंशा भी, जो जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, अगर उसकी पृष्ठभूमि में या उसकी मंशा में बिहार चुनाव को प्रभावित करना रहा होगा तो वो ऐसा कुछ भी करने में असफल रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मुद्दा आधारित वोटिंग हो रही है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो है 65% से ज्यादा का अगर आंकड़ा पार कर जाए पिछले चरण के मुकाबले में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी मैंने 11 बजे तक का डेटा देखा है, शायद 31 पॉइंट कुछ दशमलव ओवरऑल बिहार का टर्नआउट है। 31.38% वोटिंग है। 31.38% 11 बजे तक। जी 11 बजे तक। हाँ 11 बजे तक का है। उसके बाद अभी 2 घंटे और हो चुके हैं, तो अभी का अपडेट, ताजा अपडेट आया नहीं है। हो सकता है हम जब बातचीत कर रहे हैं उसी बीच में 1 बजे तक का अपडेट आ जाए। तो अगर आप अपडेट आ जाता है तो आप उसको अपडेट करिएगा हमारे साथ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं और लेकिन एक बात बहुत क्लियर है राम प्रकाश भाई, एक अंतिम लाइन कह के मैं बात खत्म कर दूंगा कि वोटिंग ट्रेंड पर या वोटिंग पैटर्न पर उस बम धमाके का कोई असर नहीं दिख रहा है। वोटिंग मुद्दों पर हो रही है। वोटिंग जो मुद्दे पहले थे वही मुद्दे अभी भी केंद्र में है, और एग्रेसिव वोटर जो है वो बाहर निकल करके बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। जी सकीब भाई, अजय सर ने जो बात कही, सोशल मीडिया पर जो फॉरवर्डिंग है, नफरत फैलाने का खेल तो जारी है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री रोने चले गए हैं, मीडिया हमारी बता रही है कि देश
भूटान में जाकर के बेहद भावुक हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से उन्होंने ये भी बता दिया है किसी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में बताने के लिए आपकी बिहार की धरती पर जाना पड़ा उनको। आज दिल्ली चूंकि उनके घर से चंद कदम दूर है जहां अभी वो रह रहे हैं, तो इसलिए उनको भूटान जाना पड़ा। भाई पास से आवाज तेज बोलेंगे नहीं, दूर तक जाएगी नहीं, दूर से बोलेंगे तो ज्यादा दूर तक चली जाएगी। बिहार का सेकेंड फेज वोट चल रहा है। मोदी जी भूटान में पहुंच करके भावुक भाषण दे रहे हैं। टीवी मीडिया लगातार उन भाषणों को दिन भर दिखाएगा। देश बिहार की जनता दिन भर मोदी जी का चेहरा देखेगी, और फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे? देखिए राम प्रकाश भाई, वोटिंग ट्रेंड जो है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अभी देश पहलगाम का दंश भूला नहीं है, और पहलगाम में इनकी जितनी संदिग्ध भूमिका सामने आई, इनकी जिस तरह की फूहड़ कार्यशैली सामने आई, और उस पर से जो इनका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, उसने जो फजीहत करवाई, ये सब जनता के जहन में है। तो काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। अलबत्ता इनको जो है, गोदी मीडिया को तो सवाल पूछना चाहिए कि भूटान जाने की जरूरत ही क्या पड़ गई सुबह में। अरे नहीं जाते भूटान, 2 दिन के बाद ही चले जाते भूटान, क्या दिक्कत है। अब प्रधानमंत्री भूटान जा रहे हैं, और चुनाव का माहौल ये है कि नीतीश कुमार ललन सिंह के घर चले जाते हैं विजय चौधरी को लेकर के। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री जी भूटान गए, वहां रोने के लिए गए, यहाँ नीतीश कुमार जी सरकार बनाने की तैयारी में है। अब किसके साथ सरकार बनाने की तैयारी में है? क्या पता बिहार चुनाव का परिणाम आए तो मुख्यमंत्री बदल कर देश का प्रधानमंत्री बदल जाए। सारा खेल चल रहा है ना, बिहार में ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। तो और इन्होंने एक ट्वीट किया कल, और उसके बाद अमित शाह को टैग किया। अमित शाह तो 15 दिन से पटना में बैठ के सीसीटीवी बंद करवा के बैठकबाजी कर रहे हैं। क्या चल रहा था पटना में बैठ करके? सीसीटीवी क्यों बंद कराया गया? क्या सारी पटकथा लिखी जा रही थी है? तो ये तमाम चीजें जनता समझती है। जनता के मन में जो बदलाव की लहर है, जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को बदल देना है। उस हिसाब से जनता निकल के वोट कर रही है। सीमांचल में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके बाहर आई हैं वोट करने के लिए। या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की सीट फंसी हुई है सासाराम की, विजय चौधरी जी की सीट फंसी हुई है सराय रंजन की। तो इनको स्थिति जमीन की पता है कि ये हो रहा है। मोतिहारी में भी खेल चल रहा है। कल एक देवा गुप्ता जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके खासम खास को उठाया गया है शाम में। रात भर जो है प्रत्याशियों के समर्थकों की धरपकड़ हुई है, या तो फिर निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाया गया है कि आप बैठिए। अगर ये सब कुछ चल रहा होता तो ये सब करने की नौबत नहीं आती। 2 दिन से ललन सिंह और राधा मोहन सिंह जो है मोतिहारी बैठे हुए थे कि वहां से एक प्रत्याशी है दिव्यांशु भारद्वाज, उनको किसी तरह से बैठाया जाए। ये सारा खेल चल रहा है। अगर ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता कि नारे दे देते प्रधानमंत्री जी की अब की बार 400 पार, और हम जो है किसी को छोड़ेंगे नहीं, और जो है जो जहां होगा उसको वहां से खींच के निकाल लेंगे, और भारत माता की, उस तरह से जो अमित शाह साहब कर रहे हैं बेतिया में और कहां कहां, ये अगर नारों से अगर चुनाव जीते जाते तो आंध्र प्रदेश से नारा लोकेश को पटना आने की जरूरत क्या पड़ती? आए थे पटना, सबसे मिले, सबकी फोटो निकल के आई। नीतीश जी से मिलने की कोई फोटो है क्या? नहीं आई ना, लेकिन नीतीश जी से भी मिल के गए हैं वो। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत डेप्थ में जाके अजय भैया ने बताया सब बात। और मैंने तो पहले ही आपको कहा कि इनकी चूंकि राजनीतिक कार्यशैली हमेशा संदिग्ध रही है, इसलिए लोगों का जो है भरोसा अब ये खो चुके हैं। अब ये भाई मोदी जी का तो खेल अद्भुत होता है। वो भूटान में है तो वहां से रो रहे हैं, तो दिन भर फोटो चला, क्योंकि वो भारत में गई। अब बिहार में आके तो रो नहीं सकते थे ना। बिहार में तो आके अब रोने का स्कोप खत्म हो गया था ज्ञानेश कुमार जी के हिसाब से अगर कहा जाए तो। क्या पता ज्ञानेश पटना ही आ जाते, मौर्या होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे मोदी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी कोई पाबंदी होती है। बिहार ही चले आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते आकर के कि हम जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, फलाना ढिमाका, मजबूत हाथों में है देश, और ये वो कर देते अपना आकर के। लेकिन चले गए भूटान।
तो ये सब कुछ चलेगा, लेकिन बिहार का चुनाव अपने हिसाब से चल रहा है और अभी तक मुझे लगता है कि वोटिंग का कोई परसेंटेज जो है अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी भी 11 बजे तक का ही परसेंटेज दिखा रहा है वोटर टर्न आउट जी पे। हाँ, 11 बजे, 1 बजे तक का आ गया मोदी है जी के लिए शकीब भाई। 47.62%। जी राम प्रकाश भाई, 1 बजे तक का जी। डेटा आ गया है, 47.62% वोट हुआ है। हम्म। 1 बजे तक अगर 47.62 है तो आप समझ जाइए कि 5 बजे शाम तक तो ये आंकड़ा पहले 60+5 चला जाएगा। पहले फेज में 1 बजे तक 42% के लगभग मतदान बयालीस हुआ था। फीसदी 42%। ये 5% ज्यादा है पिछले बार की तुलना में। तो आप समझिए यानी कितना एग्रेसिव। पहले फेज का रिकॉर्ड टूट रहा है। सकीब भाई, मैं एक बात से सहमत नहीं हूं। आप देखिए, आप ठीक है, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने जो बात कही, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मोदी जी आज भूटान से रोते हुए दिख रहे हैं और दूसरी तरफ ये खबर दिख रही है कि दिल्ली में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है एक ऐसी घटना के चलते जिसके जो मतलब रोकी जा सकती थी, उससे वोट घटेंगे जरूर। या तो वोट बढ़ेंगे या घटेंगे। आज मोदी का रोना, या तो भाजपा का अगर वोट जैसा आप कह रहे हैं बढ़ा नहीं रहा है, तो 100% यह है कि घटा रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं, नहीं रह सकता है आज देखिए मैं वही तो किसी की। आपको कह रहा हूँ। भाजपा अभी भाजपा इस फेज में जिन सीटों पर लड़ रही, मेरे ख्याल से शायद 63 सीटों, 57 सीटों पर या 62 सीटों पर आज भाजपा चुनाव लड़ रही है। 48 पिछली बार लड़ी थी। हाँ, 53 सीटों पर आज भाजपा चुनाव लड़ रही है। 53 सीटों पर आज भाजपा चुनाव लड़ रही है और पिछले बार 2020 में इन 53 सीटों में 42 सीटें भाजपा जीती थी। तो अगर इस बार भाजपा 42 की 42 में जीत जाए तो पिछले फेज में भाजपा की सीटें 20 से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो 70 सीट जीतेगी। 22 होंगी पिछले बार की सीट, तो 72 सीट जीतेगी। तो भी पिछले बार 2020 की तुलना में कम होगा। अब मैं आज की बार 100% स्ट्राइक रेट भी अगर पिछला बार अगर रिपीट हो गया, 42 की 42 भाजपा ने निकाल ली, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो भी अब उनकी सीटें 70-72 से ज्यादा तो जाने ही नहीं है, दोनों चरण मिला करके। ऐसा नहीं होगा कि अब भाजपा की सीटें 90-92 चली जाएंगी। 101 में भाजपा 90 सीटें जीत जाएगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है।